हमारे चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जैसे कि बच्चे इस वर्ड के साथ पूरी जानकारी रखते हैं, सर मार्केट क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं सर मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट किस चीज के लिए करता है बेटे? गुड्स या कमोडिटी के सेल और परचेज के लिए। गुड्स, कमोडिटी के सेल और परचेज के लिए। ठीक है बेटे, ये कोई भी ले पर्सन इस बात को मानेगा। एक कॉमन यूसेज में हम लोग मार्केट को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां पे कमोडिटीज खरीदी या बेची जा रही हैं। और लेकिन बेटे जब हम लोग इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में मार्केट वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग ना इससे कहीं ज्यादा होता है, बहुत वाइडर मीनिंग है बेटे इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको सारी बातें बताएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इन कॉमन यूसेज the word market indicate a designated place where commodities are bought and sold. But when we talk about the word market in economics, we extend our concept of market well beyond the idea of a single place to which the householder goes to buy something.
यहाँ क्या लिखा है बेटे, ध्यान से देखो। बट when we talk about the word market in economics, we extend our concept, हम अपने कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ऑफ मार्केट, मार्केट के कॉन्सेप्ट को, well beyond the idea of a single place to which the householder goes to buy something। आप सिर्फ इस आइडिया को अपने विचार में लेके चल रहे हैं कि जहां पर हाउस होल्डर्स जाते हैं और जाकर बेटे सामान को खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, वो मार्केट है। नहीं बेटे, जब हम लोग मार्केट वर्ड को इकोनॉमिक्स में लेकर आते हैं, जब इकोनॉमिक्स में हम उसकी चर्चा करते हैं, तो हम उसके कॉन्सेप्ट को कहीं ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। और अभी हम उनकी चर्चा करेंगे कि सर हम इसको कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे बेटा, समय आने पर सारी चर्चा की जाएगी। लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, द टर्म मार्केट refers to a structure in which the buyer and seller of the commodity remain in close contact। अगर हम लोग बेटे साधारण शब्दों में कहें, इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट क्या है बच्चों? द टर्म मार्केट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर, मार्केट एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इन विच द बायर एंड सेलर, जहां पर बायर और सेलर कमोडिटी का रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट, जहां पे बेटे वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जो मैंने आपको बताया था, गुड्स और कमोडिटी की सेल और परचेज के लिए। तो बेटे मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करता है गुड्स और कमोडिटी की सेल और परचेज के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बेटे इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है बेसिस ऑफ मार्केट्स। पॉइंट नंबर 1, पहला, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स होंगे, द नंबर ऑफ buyers and sellers of the commodity। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कमोडिटी डिफाइन होगी जो आप सेल और परचेज कर रहे हैं। द नेचर ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर, ये डिफाइन होगा बेटे, कमोडिटी की नेचर। द नेचर ऑफ द कमोडिटी यहाँ डिफाइन होगी जो कि प्रोड्यूस की जा रही है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर। बेटे बोथ बायर और सेलर को मार्केट में
प्रिवेलिंग प्राइस की नॉलेज होगी। आप भी कोई मार्केट में गुड्स या कमोडिटी परचेज करने जाते हैं तो आपको बेटे अंदाजा होता है कि वो गुड्स और कमोडिटी मार्केट में किस प्राइस पर प्रिवेल कर रही है। आप ब्रेड परचेज करने गए, आपने कहा सर 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज। अगर सेलर आपको कह दे कि भाई 100 रुपीज की ब्रेड है तो आप जरूर एकदम चौंक जाएंगे। आप कहेंगे यार 100 रुपए की ब्रेड है? नहीं नहीं भैया, 30 रुपए 40 रुपए की ब्रेड आती है, आप 100 रुपए कैसे मांग रहे हैं? यानी मार्केट के अंदर बायर और सेलर को प्राइस के बारे में पूरी जानकारी होती है। नॉलेज ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स regarding the prices in the market. बेटे इन बेसिस के आधार पर हमने मार्केट्स को क्लासिफाइड किया है। ऑन द अबव बेसिस economists have classified following types of market. Point number one, perfect competition. Monopoly, monopolistic market, और बेटे ओलिगोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली। बेटे सेशन 2020-21 सेशन 2020-21 में आपके सिलेबस में से ये मार्केट जो है वो डिलीटेड है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट, इनको डिलीट किया गया है। लेकिन ये आपके सिलेबस में है बेटे, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मैं आपको फिर अगेन दोबारा ये बात बोलता हूँ कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट हम लोग पढ़ेंगे। मैं वीडियो पब्लिश करूंगा अपने चैनल पे, आप उसको जरूर 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 देखेंगे और जरूर उसको नोट करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे जरूर बेटे, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, बेटे हम क्या करेंगे, हम आपको एक मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करेंगे। हम आपको एक मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है बेटे। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की जो हम आपसे बात करेंगे ना बेटे, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के आधार पर आप इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के आधार पर इस बात को डिसाइड कर देंगे
इस बात को डिसाइड कर देंगे कि ये कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है बेटे, कि किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट को पहचानने के लिए, किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट को जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस फॉर्म ऑफ मार्केट के फीचर्स पता होने चाहिए। अगर बच्चों को उस फॉर्म ऑफ मार्केट के फीचर्स पता है, तो बच्चे इजीली इस बात को पहचान पाएंगे कि हम लोग किस फॉर्म ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, हम मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं, या ओलिगोपोली की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों को ये बात जानना जरूरी है कि बेटे आपको किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट को पहचानने के लिए उसके फीचर्स का पता होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानने के लिए पहले उसके फीचर्स को पढ़ने वाले हैं कि उस मार्केट के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके सर। बेटे आप पहले यहाँ पे दो वर्ड्स को समझो। मान लो बच्चों, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी, प्रोड्यूसर डी, प्रोड्यूसर सी, मैं आपसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करता हूं। मैं आपसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करता हूं। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो बेटे जब हम लोग किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो ये हमारे इस चैप्टर में कहलाती है फर्म। ये हमारे लिए इस चैप्टर में कहलाती है फर्म। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं यानी हम क्या बोलेंगे, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, या फर्म डी। लेकिन बेटे जब हम लोग कलेक्टिवली बात करते हैं, जब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जब हम लोग कलेक्टिवली बात करते हैं, हम इन सारी फर्म्स की कलेक्टिवली बात करते हैं, ए, बी, सी और डी, इनको कलेक्टिवली देखते हैं। और मैं इस ग्रुप की बात करता हूं कि ये सारे लोग, मैं इस होल ग्रुप की बात करता हूं। हम इस पूरे ग्रुप की बात करते हैं कलेक्टिवली, ए, बी, सी, डी, हम चारों की एक साथ बात करते हैं। तो जब हम लोग चारों की एक साथ बात करेंगे, जब हम कलेक्टिवली चारों की बात करेंगे, तो बेटे इसको हम लोग इस चैप्टर में कहेंगे इंडस्ट्री। इसको हम लोग इस चैप्टर में कहेंगे इंडस्ट्री।
तो जब हम लोग इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, ए बी सी डी, जब इंडिविजुअल बात होती है, तो बेटे इंडिविजुअल जब बात होती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जब बात होती है, तो वो कहलाती है फर्म। लेकिन जब कलेक्टिवली बात होती है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं कि ये सारे प्रोड्यूसर, इस पूरे होल ग्रुप की बात करते हैं, तो बेटे हम उसको इस चैप्टर के अंदर कहते हैं इंडस्ट्री। हम उसको इस चैप्टर में कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे आप समझो, मैं आपसे कहता हूं कॉटन बनाने के लिए, कॉटन बनानी है बेटे, उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, ए बी सी डी ई। अगर मैं ए की बात करूंगा सिर्फ, तो फर्म ए, बी की बात करूंगा तो फर्म बी, सी की बात करूंगा फर्म सी, डी की बात करूंगा फर्म डी, ई की बात करूंगा फर्म ई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इन सबको एक ग्रुप में ले रहा हूं, मैं इन सबको एक ग्रुप में ले रहा हूं, ग्रुप ऑफ फर्म, ये ग्रुप ऑफ फर्म जो क्या कर रही हैं, जो बेटे सब एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं, वो है कॉटन। बेटे वो एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं जिसका नाम है कॉटन। एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका नाम है कॉटन। तो बेटे जैसे मैं ये ग्रुप ऑफ फर्म की बात करूंगा, ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्री। और हम इसको बोलेंगे कॉटन इंडस्ट्री। हम इसको बोलेंगे कॉटन इंडस्ट्री। यानी जब एक एक फर्म की बात होगी, एक एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात होगी, तो फर्म। और जब सबको मिलाकर बात होगी, सबकी मिलाकर बात होगी, तो वो कहलाएगी हमारे लिए इंडस्ट्री। जल्दी नोट करें आप लोग फटाफट। बेटे जल्दी नोट करें आप लोग प्लीज। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इन फीचर्स की बात करें। हम लोग पहले यहां लिखते हैं मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बेटे मैं मीनिंग की अभी आपसे 10 मिनट के बाद चर्चा करता हूं। मैं मीनिंग की अभी आपसे 10 मिनट के बाद चर्चा करता हूं, क्योंकि पहले हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे और फीचर्स पढ़ने के बाद हम लोग मीनिंग पढ़ा लेंगे।
फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. पॉइंट नंबर 1. बेटे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया में सिर्फ 5 फर्म थोड़ी है जो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर है. बेटे शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, बेटे यहाँ पे सिर्फ 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 फर्म थोड़ी काम कर रही है. यहाँ तो बेटे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स काम कर रही हैं. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स उस इंडस्ट्री के अंदर है. वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. बेटे यहाँ पे तो हर कोई उसके अंदर लगा हुआ है, काम करने में लगा है. अपना कॉटन बनाने में लगे हैं, शुगर केन बनाने में लगे हैं, गन्ना उद्योग में लगे हैं, शुगर इंडस्ट्री में लगे हैं. तो आपको पहला फीचर तो यहाँ पर यही लर्न करना है कि बेटे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर पहला फीचर होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. यहाँ पे बेटे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं मार्केट के अंदर. बेटे किसी भी बायर या किसी भी सेलर के इस मार्केट में एंट्री करने पर या इस मार्केट के एग्जिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो हजारों 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 फर्में काम कर रही हैं जो इंडस्ट्री के अंदर मिलकर काम करती हैं. तो पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. क्या लिखेंगे बच्चे? There are a large number of buyers and sellers of the commodity. In the market. Each one of them is too small. Is too small. There are a large number of buyers and sellers of the commodity in the market. Each one of them is too small relative to the market. या इसको शेयर कह सकते हैं, स्मॉल शेयर to the market and cannot influence the market price of the commodity. मतलब बेटे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं कमोडिटी के मार्केट के अंदर. ईच वन ऑफ देम इज टू स्मॉल रिलेटिव या शेयर टू द मार्केट. मार्केट के अंदर हर किसी का बहुत एक स्मॉल या रिलेटिव शेयर होता है. एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस, और बेटे वो अकेली फर्म, वो अकेला सेलर मार्केट के अंदर कमोडिटी के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता.
मतलब अगर बेटे हजारों फर्में हैं, हजारों फर्म मिलकर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और कोई एक सेलर वहां पे खड़ा हो जाए कि भाई नहीं नहीं हम तो ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल करेंगे, हम तो ज्यादा प्राइस पर बेचेंगे, तो बेटे उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। यानी एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है बेटे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बेटे हर फर्म एक बहुत स्मॉल प्रपोर्शन जो है सप्लाई कर रही होती है, करोड़ों करोड़ों फर्म्स है यहाँ पर, बहुत स्मॉल प्रपोर्शन बेटे वो सप्लाई करती हैं। तो उसके सप्लाई ना करने से इंडस्ट्री थोड़ी बंद हो जाएगी, तो बेटे वो मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकते। अब बेटे मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखवा रहा हूँ, इम्प्लीकेशन, मतलब इसका क्या प्रभाव होगा, आप इस बात से क्या समझे, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशंस, बेटे इस पॉइंट की क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, उसको एक बार देखेंगे। द नंबर ऑफ सेलर्स, हम सेलर्स को यहाँ फर्म कह सकते हैं, फर्म इज सो लार्ज in perfect competition that each seller supplies a very small portion of the total quantity offered in the market. The number of firms is so large in perfect competition that each seller supplies a very small proportion, मतलब एक बहुत कम, बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन होता है बेटे, बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जो वो टोटल क्वांटिटी का मार्केट में सप्लाई कर रहा होता है, ऑफर्ड इन द मार्केट, offered in the market. In this situation, in this situation, any increase or decrease in supply by an individual seller by an individual seller has negligible effect on the total supply of the commodity in the
market. In this situation, इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, कि अगर आप लोग इंक्रीज है या डिक्रीज हो रही है इन द सप्लाई बाय एन इंडिविजुअल सेलर, कोई भी इंडिविजुअल सेलर हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट, बेटे उसका बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? ऑन टोटल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। किसी भी कमोडिटी की मार्केट के अंदर जो टोटल सप्लाई होती है उसमें बहुत छोटा सा इफेक्ट आएगा अगर कोई इंडिविजुअल फर्म एग्जिट कर भी जाती है। ओके सर। आगे लिखेंगे बेटे, has negligible effect on the total supply of the commodity in the market. As a result, as a result, a single seller is not in a position to influence the price of the product and therefore takes the price of the product as given. And therefore takes the price of the product as given. मतलब जो उसको प्राइस इंडस्ट्री ने दिया है, सेलर को बेटे उसी प्राइस पर ही गुड्स को सेल करना होगा। वो अकेला बेटे प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करा पाएगा। सर इंडस्ट्री उसको कैसे प्राइस देगी? बेटे अभी हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम उस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। वो कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सर हमने अभी सेलर के कंटेक्स्ट में लिखा कि सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करा पाएगा। बेटे मैं अभी बायर के कंटेक्स्ट में भी लिखवा रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर भी बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन परचेज करता है। एक बहुत स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन को परचेज करने की वजह से कोई भी इंडिविजुअल बायर मार्केट में कमोडिटी के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। ओके सर। सिमिलरली the number of buyers the number of buyers in perfect competition is so large that the demand of each buyer is a very small proportion portion of the total demand of the market.
of the total demand of the market. Similarly, the number of buyers in perfect competition is so large that the demand of each buyer is very small. हर उपभोक्ता, हर buyer की जो demand है बेटे, वो बहुत कम होती है, very small portion of the total demand of the market. Under such condition, under such condition, no single buyer shall be able to influence the market price of the commodity by increasing or decreasing its purchase. By increasing or decreasing its purchase. तो जैसे हम लोगों ने बेटे सेलर के कंटेक्स्ट में लिखा, वैसे ही सेम हमने बायर के कंटेक्स्ट में लिखा कि एक इंडिविजुअल बायर मार्केट के अंदर कमोडिटी के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करा सकता।